डिपॉजिटर्स की सोच, हमारे लिए कानून क्या कहता है, हमारे लिए आरबीआई क्या करता है। लोग मर रहे, डिपॉजिटर को पैसा नहीं मिल रहा है, और ऐसे वक्त आप 5 लाख ले लो और खुश रहो। ये बात कहने वाला रिजर्व बैंक, ये बात कहने वाला केंद्र सरकार, ये बात कहने वाला डीआईसीसी है। डिपॉजिटर के ऊपर का जो रेट इंटरेस्ट है वो पिछले 30 साल में 6% से लेके आज 2.75% तक आ गया। मतलब डिपॉजिटर को कोई राहत नहीं था, तो कुछ नहीं कर पाते, व्यक्ति कुछ चिल्लाते हैं, लेकिन आखिर आरबीआई हो या डीआईसीसी हो या केंद्र सरकार हो, डिपॉजिटर की कुछ नहीं सुनते। नमस्कार साथियों, मैं विश्वास उडगी हूं। आज का हमारा जो विषय है, इस देश में बैंकिंग सिस्टम में जो बचत करता है उसको डिपॉजिटर कहते हैं। हमारे सारे बैंकों के डिपॉजिटर्स, इनको आज की तारीख में जब बैंक डूबती है तो उसको क्या एक प्रोटेक्शन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज हम ये कह सकते हैं कि जब एक कोऑपरेटिव बैंक डूबती है तो उसके लिए कोई सहारा नहीं है, ना केंद्र सरकार, ना रिजर्व बैंक, ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसको डीआईसीजी कहते हैं। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि आज न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक ये 13 फरवरी को, जिसका सेक्शन 35 में मतलब एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर वो आ गई, और वो कहा तो जा रहा है कि मई तक हम हमको 5 लाख देंगे, 25,000 तक रकम दे चुके हैं, और 6 महीने तक लाइसेंस बरकरार है। 6 महीने के बाद लाइसेंस विड्रॉ होने की संभावना है, क्योंकि अगर 5 लाख दे दिया पैसा तो 90% लोगों का पूरा पैसा मिल जाएगा, और जो 10% लोगों का पैसा रहेगा, शायद 900,000 करोड़ रहेगा, इसके ऊपर बैंक चल सकती है, क्योंकि 1200 करोड़ कुल मिला के कर्जा है, 122 करोड़ के कैश चोरी हो गई है। इसका मामला ईओडब्ल्यू में है, और बहुत सारी प्रेस ने ये रिपोर्ट किया है कि ये कर्जा वसूल होने वाला नहीं है। इसका मतलब 5 लाख की तादाद में डिपॉजिटर को पैसा देने के बाद ये बैंक चल नहीं सकती। अब कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बैंक को किसी दूसरे बैंक में, जिसको कहते हैं, मर्ज कर सकती है। ये कहने वाली बात हुई। 2020 से लेके आज तक हमने ऐसा कोई बैंक देखा नहीं है इस साइज का कि जिसको किसी दूसरे बैंक ने लिया हो। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो लोग जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, डिपॉजिटर को राहत देने की बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल नहीं कहती। और ये कानून जो है ना, वो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के लिए नहीं है, पूरे देश की सारी बैंकिंग व्यवस्था के लिए है। कानूनन बैंक डिपॉजिटर को इस देश का कानून कोई राहत देता है क्या, ये हमको सोचना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग सेक्टर का एक रेगुलेटर है, और अब तो कोऑपरेटिव सेक्टर का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटर भी है और सुपरवाइजर भी है। और ऐसे हालत में 2020 से लेके हर महीने में एक कोऑपरेटिव बैंक इस देश में लुढ़क रही है। मतलब शुरुआत होती है सेक्शन 35 में उसको लाना, एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर लाना, और बाद में उसको लिक्विडेट कर देना, और लोगों को ये कहना 2021 के बाद हम आपको 5 लाख तक की रकम देते हैं, इसके आगे एक पैसा नहीं मिलेगा। ये बात इतनी गहरी हो चुकी है कि इसके ऊपर एक बुनियादी लड़ाई की जरूरत है। बुनियादी लड़ाई लोग अपने अपने तौर पर करते हैं, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिलती। ये सरकार के खिलाफ, आरबीआई के नीति के खिलाफ, और डीआईसीसी के कुल मिला के कामकाज का जो तरीका है उसके खिलाफ ये लड़ाई अब तेज करनी पड़ेगी। और इसके लिए कानून की लड़ाई करना, हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ाई करना, ये एक ऑप्शन बचता है। क्योंकि पॉलिटिशियंस हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, जनप्रतिनिधि हो, मजदूर संगठन हो, और बहुत सारे एनजीओज हो, जो लोग कहते रहते हैं हम जनता के हित में काम करते हैं, हमने कभी सुना नहीं बैंकों के डिपॉजिटर के बारे में। बैंकों के डिपॉजिटर्स से बात करते हैं,
उनके लिए और कोई बात नहीं करता। और इसलिए जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टी की ना समझी ट्रेड यूनियंस हो या फिर और कोई संगठन हो, पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस हो, ये बैंक डिपॉजिटर को कोई समझते ही नहीं है। इसलिए बैंक डिपॉजिटर्स को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। पॉलिटिशियंस अपने लेवल पे सिर्फ एक आश्वासन देके निकल जाते हैं। आखिर में ये बात देश का संसद हो, स्टेट का असेंबली हो, यहाँ पर कुछ सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन उन सवालों से जो पागलपन छलकता है पूछने वाले के दिमाग से, उसका क्या कहे। सवाल हल नहीं होता। सालों साल ये ऐसे ही डिपॉजिटर्स मरते रहते हैं। उम्र निकल जाती है। हमने पीएमसी में देखा, सैकड़ों लोग गुजर गए, लेकिन उनके 5 लाख के ऊपर का पैसा अगले 10 साल नहीं मिलेगा, यही उनको सुनने में आता है। हमने ये देखा कि पेन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में पिछले 14 साल से डिपॉजिटर को उसके पैसे का एक हिसाब नहीं मिला। 14 साल से एक पैसा नहीं मिला। अब उनका मामला, जहां पे आरबीआई एक पार्टी है हाईकोर्ट में बंबई के, लेकिन आरबीआई खुद आके ये नहीं कहती, या डीआईसीसी ये नहीं कहती कि हम लिक्विडेशन करने दो, हम आपको 5 लाख देंगे। ये बात भी एफिडेविट पे करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हमारी डीआईसीसी जिस कानून से बनी है, वो कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए पेन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में कोर्ट में मामला 14 साल, डिपॉजिटर को पैसा एक भी नहीं। हमारा, जिसे मैंने कहा कि पीएमसी में मामला यूनिटी फाइनेंस बैंक में मर्ज होने के बाद, टेक ओवर होने के बाद, लोगों को क्या मिला? लोगों को तो 100 रुपए में से 70 रुपए मिलते हैं, 65 रुपए मिलते हैं। 35 रुपए कहाँ पे जाते हैं? वो भी मिले नहीं है। 10 साल के बाद जो होने वाली है वो आज हमको दिखती है। इसलिए हम बोलते हैं लोग मर रहे, डिपॉजिटर को पैसा नहीं मिल रहा है, और ऐसे वक्त आप 5 लाख ले लो और खुश रहो। ये बात कहने वाला रिजर्व बैंक, ये बात कहने वाला केंद्र सरकार, ये बात कहने वाला डीआईसीसी है। ऐसे वक्त हम करें तो क्या करें? अब हम आते हैं कि ये बैंकिंग इंडस्ट्री में डिपॉजिटर्स जो है, बात मैंने की आपको न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, कुछ और अन्य कोऑपरेटिव बैंक है, एक एग्जांपल्स देके, लेकिन ये हालत इस देश के हर कोऑपरेटिव बैंक में, जब वो सेक्शन 35 से लेके एक लिक्विडेशन के प्रोसेस में आ जाता है, तब उसकी हालत बहुत बुरी होती है। और सवाल ये है कि 2020 के पहले 1 लाख मिलते थे। सीकेबी बैंक में अगस्त 20 में 1 लाख के बजाय 5 लाख मिले। उसके बाद अगस्त 21 में एक कानून बना, भारत सरकार ने अगस्त 21 में 5 लाख का एक कानून बना कि बैंक डूबती है तो हम आपको क्लॉज नंबर 17 जो है डीआईसीसी एक्ट 1961 का, उसके तहत 1 लाख के बजाय हम 5 लाख देंगे। लेकिन सवाल बुनियादी ये है, मैं अगर 1 करोड़ की वहां पे डिपॉजिट रखता हूं एज ए डिपॉजिटर, तो मुझे 5 लाख देने के बाद वो 95 लाख रुपए जाते कहाँ है? वो कौन गबन करता है? इस बैंकिंग सिस्टम में हमारा डीआईसीसी हमको 5 लाख देता है, वो जो सेक्शन 35 वाला और या लिक्विडेट होने वाला बैंक तो नहीं देता, डीआईसीसी देता है। और फिर डीआईसीसी जितना भी लिक्विडेशन का प्रोसीड्स है उसको हजम करता है। और फिर इसका मतलब ये हुआ कि आरबीआई की ये सब्सिडरी 95 लाख गबन करती है। अगर नहीं करती तो आरबीआई को और आईडीबीआई को, सॉरी, डीआईसीसी को जनता के सामने आके एक व्हाइट पेपर निकाल के ये बताना पड़ेगा कि इतने सालों में डीआईसीसी ने बैंकों में डिपॉजिटर को कितना पैसा दिया है, और बैंक बंद होने के बाद उसका जो सेल्स प्रोसीड्स है, लिक्विडेशन प्रोसीड्स है, उसमें से डीआईसीसी के पास कितना पैसा आया। आज की तारीख में हम जानते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के पास 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा प्रीमियम इकट्ठा हुआ है। ये प्रीमियम क्या चीज है? ये प्रीमियम बैंकों में जो डिपॉजिटर्स है, चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो, फॉरेन बैंक हो, निजी क्षेत्र के बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक के हो या आरआरबी के हो, ये बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारे कैटेगरी के बैंक हैं। और वैसे देखा जाए तो एनबीएफसी भी है। यहां पर डीआईसीजीसी जो कानून है 1961 का, उस कानून में
जब अगस्त 21 में तब्दीली हुई, भारत सरकार ने जो संशोधन किया, उसमें यह कहा गया कि 100 रुपए में से आप हमको डीआईसीसी को 8 पैसे का प्रीमियम दे रहे थे। अगर 100 रुपया डिपॉजिट है तो 8 पैसे का प्रीमियम मिलता था, वो 8 का 12 करेंगे और हम 1 लाख का 5 लाख आपको इंश्योरेंस प्रीमियम जिन डिपॉजिट का हुआ है वहां पे बैंक डूबने के बाद कॉम्पेंसेशन देंगे। आरबीआई लिक्विडेशन अनाउंस करने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर डीआईसीसी के जरिए वो 5 लाख तक की रकम, 5 लाख तक के, जिसके 4 लाख है उनको 4 लाख मिलेंगे, जिसके 3 लाख है उनको 3 लाख मिलेंगे। लेकिन अगर किसी की रकम 6 लाख है तो उसको सिर्फ 5 लाख मिलेंगे, अगर किसी की रकम 1 करोड़ है तो उसको 5 ही लाख मिलेंगे। ये कानून अगस्त 21 में जब कायम हुआ संसद में, तब सवाल आता है, क्या हम सब लोग बैंकिंग इंडस्ट्री में फॉरेन सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, बड़े बड़े बैंक है और नेशनल सेक्टर के 12 बैंक है, आईडीबीआई बैंक 13 भी है, वैसे देखा दे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत सारे हैं। ऐसे में बैंकों की जो कुल मिला के डिपॉजिट राशि है वो भी आज की तारीख में, अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट खोल के देखिए तो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में जितना डिपॉजिट है वो, हाँ, इस जीडीपी के बराबर है। वो कितना है? आज 225 या उससे भी ज्यादा लाख करोड़, मतलब मान लो 225 लाख करोड़ इतनी जमा राशि डिपॉजिट बैंकिंग सिस्टम में है। और फिर लोन्स वगैरह जो है वो करीब करीब 115 लाख करोड़ तक है। मेरा सवाल ये है, डिपॉजिट जितने इकट्ठा होते हैं, डिपॉजिट जितना मोबिलाइज होता है, उसके आधार पर लोन कितना दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट कितना किया जाता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, कितना होता है, ये सारी बात आरबीआई तय करती है। वहां रेपो रेट हो या रिवर्स रेपो रेट, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट के ट्रिगर्स उनके हाथ में है और बैंकिंग इंडस्ट्री उसके बाद तय करती है कि भाई अपने अपने बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स कितना हो, ऑन लोन कितना हो। ये जो सिस्टम है कि इंटरेस्ट इनकम कितना हो, इन्वेस्टमेंट इनकम कितना हो, उसके आधार पर कुल मिला के एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का सवाल आरबीआई और बैंकों के सामने होता है। डिपॉजिटर्स अगर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन नहीं करते बैंकों के लिए, हाँ, उनको ब्याज मिलेगा और वो दिन ब दिन कम होते रहा है। वो अभी 3% से 2.75 पर आ गया। एक जमाने में वो 6% था, बाद में 4% हुआ। लिबरलाइजेशन में डिपॉजिटर के ऊपर का जो रेट इंटरेस्ट है वो पिछले 30 साल में 6% से लेके आज 2.75% तक आ गया। मतलब डिपॉजिटर को कोई राहत नहीं, डिपॉजिटर को कोई राहत नहीं। लेकिन जो कर्जा लेने वाला है उसको पहले बहुत बड़ा इंटरेस्ट देना पड़ता था, लेकिन नेशनलाइज बैंकों में वो इंटरेस्ट रेट कम करने की बात जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है तो हर नेशनलाइज बैंक को अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिर से रिव्यू करना पड़ता है। आज के तारीख में 8%, 9%, 10%, 11%, 12% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट हाउसिंग लोन पर या पर्सनल लोन हो या प्रॉपर्टी लोन हो या कमर्शियल लोन हो या क्रेडिट प्रपोजल हो, इसके ऊपर मिलते हैं। मतलब वहां पे इंटरेस्ट रेट कम होगा और डिपॉजिटर का इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। आखिर में जो रॉ मटेरियल है वो डिपॉजिटर है। अब रॉ मटेरियल के इंटरेस्ट में इस पूरी बैंकिंग व्यवस्था में काम चलता है। आरबीआई हर बार कहती है इन द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक डिपॉजिटर, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। लेकिन आखिर में जब बैंक डूबती है या आखिर में कोई पॉलिसी लिया जाता है तो बैंक डिपॉजिटर का इंटरेस्ट पिछले 30 साल में बार बार लगातार कम होते जा रहा है। हर 2 महीने में एक मॉनेटरी पॉलिसी आती है और उस वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना मतलब रेपो रेट कम होता है तो बैंक अपने इंटरेस्ट रेट कम करती है। लेकिन हर बैंक इंटरेस्ट रेट कम करने के पहले डिपॉजिटर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट, चाहे वो एफडी हो, चाहे वो करंट, चाहे वो सेविंग्स हो या कोई आरडी हो, इसके ऊपर कम होता है। और नुकसान आरबीआई के तहत, आरबीआई की नीति तहत, सरकार की नीति तहत नुकसान जो पैसा बचत करता है, जो जमा करता है, उसका हो रहा है। इसके बारे में आज इस देश में कुल मिला के मान लो आप 75 करोड़ डिपॉजिटर्स वो बैंकों में अपना जमा राशि करते हैं। लेकिन वो तो अनऑर्गेनाइज है, वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा है, वो व्यक्ति है और वो संस्था भी है। संस्था तो कुछ नहीं कर पाते, व्यक्ति कुछ चिल्लाते हैं, लेकिन आखिर आरबीआई हो या डीआईसीसी हो या केंद्र सरकार हो, डिपॉजिटर की कुछ नहीं सुनते।
और कहते हैं हमारी पॉलिसी डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में हो रही है, ये सबसे बड़ा सफेद झूठ है। ये सफेद झूठ, इसका मुकाबला करना है तो डिपॉजिटर्स को इकट्ठा होना चाहिए, उनको संगठित होना चाहिए। वो आज असंगठित है। हर राज्य में, हर बैंक में डिपॉजिटर्स को इकट्ठा होना चाहिए। बैंक एम्प्लॉयज और बैंक ऑफिसर्स तो ऑर्गेनाइज होते हैं, अपनी जो मांग होती है, वो वेज रिवीजन की मांग होती है और कोई मांग होती है, उसको लड़के हासिल भी करते हैं। हाँ, ये तो इतिहास है इस देश के 80 सालों का। लेकिन डिपॉजिटर्स अनऑर्गेनाइज है और इसके लिए रोने वाला भी कोई नहीं, लेकिन कानून इसके नाम पे चलता है। इसलिए हमारी सोच, डिपॉजिटर्स की सोच, हमारे लिए कानून क्या कहता है, हमारे लिए आरबीआई क्या करता है, हमारे लिए डीआईसीसी क्या कहती है, इसके बारे में मैं अगले 5 मिनट में आपके सामने डीआईसीसी एक्ट क्या कहता है इसके बारे में रखूंगा।